हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो देखे हैं तो पिछले वीडियोज में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले वीडियोज के अंदर कवर की थी। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। पिछला जो था दैट वाज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल जो था उसके अंदर हमारा जो रिजल्ट आता था दैट यूज टू बी इनडेफिनेट। ठीक है, वहां पर जो रिजल्ट आता था वो एक इनडेफिनेट रिजल्ट आता था। यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगी, जो भी फाइनल आउटपुट आएगी हमारे पास, दैट विल बी ए डेफिनेट। तो मेथड जो है, जो भी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज करने हैं, वो लगभग सारे वही हैं जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर पढ़े हैं। कुछ एक दो स्टेप जो है वो अल्टीमेटली हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर सबसे बेसिक जो बात आती है वो ये होती है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन f ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x, अभी f ऑफ x जो है कुछ भी फंक्शन हमारे पास हो सकता है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और ये जो इंटीग्रल दे रखे हैं इस पर दो लिमिट आपको नजर आ रही होगी। a दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, a जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, जो नीचे के साइड लिखी हुई है इंटीग्रल साइन की, और एक है जो अपर साइड लिखी हुई है इंटीग्रल साइन की, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो ये दो लिमिट हम यहाँ पर यूज करते हैं, a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट। इंटीग्रेशन हमें किस फंक्शन का करना है, f ऑफ x का। तो एक सेकंड के लिए अगर आप इन लिमिट को भूल जाते हो कि ये लिमिट आपके पास नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब यहाँ पर लिमिट्स दे रखी है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में चला जाता है। एक सेकंड के लिए अगर आप ये देखते हो कि अगर आपके पास ये लिमिट नहीं थी तो आप सोल्व करते इसको किसी भी मेथड से, आपने जो कुछ भी पढ़े हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, इनेट का मेथड आपने पढ़ा था, या फिर जो कुछ भी आपने पढ़ा है, इसी मेथड से आप इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास वो जो फंक्शन आया है दैट इज कैपिटल f ऑफ x। ठीक है, ये जो फंक्शन आया है उसका मैं नाम रखा कैपिटल f ऑफ x, स्मॉल f ऑफ x था, जिसका इंटीग्रल हम निकाल लेते। अब ये जो लिमिट है वो यहाँ पर आकर रोल प्ले करेंगे अपना। ठीक है, ये जो लिमिट थी इंटीग्रल a टू b, वो हम यहाँ पर लिखेंगे a टू b। अब ये जो f ऑफ x है इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता, जिसे हम जनरली c से लिखते थे। तो f ऑफ x प्लस c आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो f ऑफ x प्लस c मैं आपको एक सेकंड में यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद डेफिनेट का रोल शुरू होता है यहाँ पर। डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको सोल्व करना है तो आप क्या करोगे कि ये जो कोई भी फंक्शन आया है सोल्व करने के बाद, इसमें आप x की जगह क्या रखोगे, x की जगह पहले रखोगे आप अपर लिमिट दैट इज b। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ b प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, वैसे तो कांस्टेंट है, उसके अंदर x की कुछ भी वैल्यू हम रख नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर x है ही नहीं। उसके बाद माइनस में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, a। तो ये जो फंक्शन आया है f ऑफ x, उसके बाद इसमें लोअर लिमिट रखेंगे मतलब a, तो वो क्या बनेगा f ऑफ a। ठीक है, और प्लस में c। अब ये बाहर माइनस है तो एक माइनस यहाँ पर भी आएगा, तो ये क्या बनेगा माइनस में c। तो अब ये c और ये c दोनों हो जाते हैं कैंसिल। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, जब भी आपको फंक्शन दे रखा है आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद उसमें अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये आपके पास एक डेफिनेट रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट के लिए आएगा वही लोअर लिमिट के लिए आएगा। तो जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। जैसे ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रल dx अपॉन में x फ्रॉम लिमिट्स 2 to 4
इंटीग्रल dx अपॉन में x फ्रॉम लिमिट 2 to 4, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रल dx अपॉन में x ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, log x। log x होगा 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी log x। अब इस पे आपको लिमिट लगानी है a to b दैट इज 2 to 4। अब ये किसके इक्वल होगा, log of 4। पहले तो ये जो इंटीग्रल आपके पास सोल्व हो गया है इसका आप अपर लिमिट रखोगे x की जगह, तो x की जगह क्या रखोगे 4, तो ये बना log of 4 माइनस, अब आप लोअर लिमिट रखोगे तो इसको क्या लिखोगे आप log of 2 लिखोगे। अभी मान लिया log m माइनस में log n, log m माइनस log n क्या होता है log m by n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log 4/2। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा log 2। तो ये जो इंटीग्रल हमने सॉल्व किया है इंटीग्रल ऑफ dx by x फ्रॉम लिमिट 2 to 4, उसका फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया है वो किसके इक्वल आया है, log of 2 के इक्वल आया है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे ने डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से किया है उसको डेफिनेट इंटीग्रल में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली जो मेथड है हम वही यूज करते हैं जो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर यूज किए थे। सेकंड क्वेश्चन जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा है इंटीग्रल 4 to 9 रूट x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो रूट x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो रूट x के इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास, x की पावर n का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता था, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पर n की जगह क्या है हमारे पास 1/2, रूट x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो इसको आप सोल्व करोगे इसको क्या लिखोगे x की पावर 1/2 +1 अपॉन में 1/2 +1, ये आपके पास इंटीग्रल रहेगा। और इस पर आपको लिमिट लगानी है, कहां से कहां 4 to 9 लगानी है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x की पावर 1/2 +1, x की पावर कितनी होगी हमारे पास 3/2, सेम 3/2 डिनोमिनेटर में आएगा, रेसिप्रोकल होगा उसका तो क्या बन जाएगा 2/3, और 2/3 एक तरीके से हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो उस पर तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे अब x की पावर 3/2, सिर्फ इस पर लिमिट हम लगाएंगे। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 4 to 9। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचो कि जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट x की जगह तो रखी जानी है और लोअर लिमिट पे x की जगह रखी जानी है। तो अगर 2/3 का इसके अंदर देखते हो तो कैलकुलेशन को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर x तो x का कोई फर्क इसके ऊपर पड़ नहीं रहा, तो आप इसको ऐसे करो कि इसको आप अलग ही रखो इनटू में कांस्टेंट समझ के। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2/3 एज इट इज रहेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट रखेंगे पहले x की जगह, तो x की जगह क्या रखोगे अपर लिमिट क्या है 9, तो इसको हमने लिखा 9 की पावर 3/2 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है 4, इसको लिखेंगे 4 की पावर 3/2। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 2/3 रहेगा एज इट इज। 9 की पावर 3/2 इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और उसके पावर कितनी है 3/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 into 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4 की पावर 3/2, इसको भी आप उसी तरीके से सोल्व करोगे। 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, उसकी पावर कितनी है 3/2 इज इक्वल टू 2 की पावर की पावर फिर मल्टीप्लाई होगी तो 2 into में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा हमारे पास 8, तब हमारे पास क्या बचा 27 माइनस में 8, तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 19, तो ये बच गया हमारे पास 2/3 into में 19। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 into 19 38 अपॉन में 3। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों लिमिट में वो सेम आएगा, अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस इंटीग्रल को सोल्व करके वो कितना आ जाएगा बच्चों 38/3। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं। तो जिस बच्चे ने वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस की थी उसको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक तरीके से हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट का रिवीजन ही है। ठीक है, अगर आपने वहां पे अच्छे से किया है तो यहाँ पर आपको वो चीज बस एक तरीके से रिवाइज करनी है। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रखा है इंटीग्रल dx। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन में रूट 5x प्लस 3 लिमिट इज 0 to 1। क्लियर? dx अपॉन में रूट 5x प्लस 3 लिमिट है 0 to 1। इसे हमें सोल्व करना है। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में रूट 5x प्लस 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 3 की पावर 1/2। तो इसे जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या लिखा जा सकता है 5x प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल 0 to 1। क्लियर है बात? अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया इंटीग्रल ax प्लस b की पावर n। वो वाला रिलेशन अभी हमारे पास जा रहा है। तो वो रिलेशन क्या था मैं आपको याद दिला देता हूँ, इंटीग्रल ax प्लस b की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या लिखते थे ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और डिवाइड बाई इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये जो फंक्शन है ax प्लस b इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते थे। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव हमारे पास a होता था तो इसको हम a से और डिवाइड करते थे। ये आता था हमारे पास, ये हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इसी को फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो 5x प्लस 3 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 था, इनकी जगह माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1/2 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे तो फिर 1/2 और इनटू में a आएगा। a मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा 5 तो इनटू में 5। क्लियर है? इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो ये 5 इंटू 1/2 5/2 न्यूमरेटर में जाके 2/5 रहेगा इनटू में कांस्टेंट है तो इसको हम अलग रख लेते हैं। ये क्या बना 5x प्लस 3 का रूट। इस पर अब हम लिमिट लगा देंगे। क्या लिमिट दे रखी है हमें 0 to 1 तो इस पर अब लिमिट लगा देंगे हम 0 to 1। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हो तो ये 2/5 एज इट इज रहेगा। पहले अपर लिमिट लगा हुआ x की जगह क्या रखोगे 1 तो x की जगह अगर आपने 1 रखा तो 5 इंटू 1 कितना बन जाएगा 5 और प्लस में 3 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8। तो a अपर लिमिट तो जो आएगी दैट विल बी रूट 8 माइनस में लोअर लिमिट x की जगह आपको क्या रखना है 0। x की जगह आप 0 रखोगे 5 इंटू 0 0 0 प्लस में 3 तो ये हमारे पास कितना है बच्चों 2/5 इंटू रूट 8 माइनस में रूट 3। रूट 8 को अगर आप आगे सोल्व करते हो तो क्या लिख सकते हो 2√2। यहाँ पे छोड़ोगे तब भी ठीक है। आगे अगर रूट 8 को आप 2√2 लिखते हो तो भी ठीक है, दोनों चल जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमें प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री पे बेस हो गया हमारे पास इंटीग्रल 0 to पाई sin 5x। नेक्स्ट दे रखा है इंटीग्रल 0 to पाई sin 5x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन आप सभी को याद होगा क्या होता था माइनस में कोस। तो ये बना माइनस में कोस 5x अपॉन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड होता था। तो एंगल यहाँ पर कितना दे रखा है 5x तो 5x की डेरिवेटिव आपको कितना आ जाएगा 5 तो हम इसको 5 से डिवाइड करना होगा। डिनोमिनेटर में 5 और आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में अगर आप 5 लिखते हो ये हो गया हमारे पास 5। अब इस पर हमें लिमिट लगानी है कहां से कहां 0 to पाई। क्लियर है बात? ये आपको समझ आ गया होगा। इसको रेज कर देता हूं मैं। यहाँ पर इसको जब सोल्व करते हैं तो ये -1/5 एक तरीके से हमारे पास कांस्टेंट हो गया तो इसे हम लिमिट के बाहर भेज सकते हैं -1/5। तो हमारे पास बचा क्या जहां पर हमें लिमिट लगानी है cos 5x फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, अब इस पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा
1/5 x की जगह हमने रखा पाई, तो ये बना cos 5 पाई माइनस में cos x की जगह हम 0 रखेंगे तो 0। ठीक है, cos 0 हम सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 5 पाई की, cos 5 पाई की। तो आपको पता है कि 2 पाई का हमारे पास एक रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस आपने पढ़ रखे हैं ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास में, अगर आपको ध्यान हो तो ये एक पूरा रिवॉल्यूशन कितना बनता था, 2 पाई का। हमारे पास एंगल कितना है, 5 पाई। तो एक रिवॉल्यूशन लो आप 2 पाई, दूसरा एक और रिवॉल्यूशन लो कंप्लीट 4 पाई। तो उस 4 पाई का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस 5 पाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1/5 एज इट इज cos 4 पाई प्लस में पाई। 5 पाई किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस में cos 0 तो 1 हो ही गया। अब cos 4 पाई प्लस में थीटा, cos 4 पाई प्लस में थीटा क्या होता था, cos थीटा। तो ये हमारे पास बन गया माइनस में 1/5 cos थीटा। थीटा की यहाँ पर क्या है, पाई माइनस में 1। अब cos पाई आप सबने पढ़ रखा होगा, cos पाई कितना होता है, -1। तो ये हमारे पास बना -1/5 -1 -2, बाहर -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसको सोल्व किया तो जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास वो कितना आया है, 2/5। ये थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन आया है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन देखो बच्चों हर चैप्टर में आएगा ये समझ तरीके से। तो ये किसी भी एंगल पर जो वैल्यूज हैं वो कितनी होंगी वो आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए। वो हमने 11th क्लास में चैप्टर 3 जो आया ट्रिगोनोमेट्री का, उसके अंदर ये सारी चीजें सीखी थी। तो यहाँ पर जब हमने cos 5 पाई की वैल्यू निकाली है तो cos 5 पाई आया हमारे पास -1, cos 0 1 होता ही है, तो यहाँ पर ये 1 लिख रखा है। तो और वो सोल्व करके हमारे पास रिजल्ट बना है, दैट विल बी 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x। नेक्स्ट हमें दे रखा है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन की और cos की पावर अगर अदर देन 1 कुछ भी आती है आपके पास, साइन की और cos की पावर अगर अदर देन 1 कुछ भी मिलती है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम सिचुएशन हो रही है यहाँ पर हमारे पास cos की जो पावर है वो 2 दे रखी है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता। तो ट्रिगोनोमेट्री में जाना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिएगा जो cos स्क्वायर को cos के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो ये फॉर्मूला आप कई बार यूज कर चुके हो, अब तो सभी को याद हो गया होगा। फॉर्मूला कौन सा चलेगा यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x। 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x। ये रिलेशन हमारे पास चलेगा। मतलब ये जो cos स्क्वायर x दे रखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2। तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस में cos 2x, एंगल का डबल हो गया, अपॉन में 2, और इस पर हमें लिमिट लगानी है 0 to π/2। क्लियर है बात। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है, इंटीग्रेशन अभी क्या नहीं है, इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to π/2। ठीक है, इंटीग्रेशन तो अभी क्या नहीं था, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला हमने लगाया है। तो 2 cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते थे, 1 प्लस में cos 2x। यहाँ पर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x हमने क्या लिखा, 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2 विद रिस्पेक्ट टू x। एक तरीके से 1/2 हमारे पास कांस्टेंट हो गया, इसको इंटीग्रेशन के बाहर भेज सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 प्लस में cos 2x का। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, प्लस में cos 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x का हो गया sin 2x हो गया, अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव भी आएगा, एंगल कितना है 2x, उसका डेरिवेटिव कितना बन गया 2 अपॉन में 2, और इसको हमें सोल्व करना है 0 to π/2। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 1/2 का एज इट इज। पहले रखेंगे हम अपर लिमिट x की जगह, तो अपर लिमिट जब हमने रखी x की जगह π/2, तो ये हमारे पास बना π/2 प्लस में
यहाँ पर कितना बनेगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई, तो ये टर्म किस में गई साइन पाई, तो पाई के मल्टीपल पे साइन हमेशा क्या होता है 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0। तो अपर लिमिट तो आ गई हमारे पास पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस, अब निकालेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब निकालेंगे तो x की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पर 0 रखा तो 0 प्लस में यहाँ पर 0 रखा तो क्या बनेगा साइन 0, साइन 0 अपने आप 0 होता है तो प्लस में 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/2 पाई बाई 2 प्लस 0 पाई बाई 2 माइनस 0 सेम रहेगा, तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों पाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास इसका बना है वो कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो आई होप अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। हमने कोई नई बात नहीं की है एज कम्पेयर टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सिर्फ एक नया काम हमने यहाँ पर किया है कि पूरा इंटीग्रेशन जो हमने सोल्व किया है, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नया काम करना है अगर आप इसको कंपेयर करते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये सारा का सारा रेप्लिकेट हो गया, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। लास्ट में ये वाला स्टेप जरूर कॉपी करना है आपको क्वेश्चन के अंदर, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें प्रोसीड करना है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं, जिस बच्चे ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया तो उसे तो कोई परेशानी आने का मतलब ही नहीं होता। यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी दे रखी है यहाँ पर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारा वही जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, फिर भी कुछ एक क्वेश्चन है, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos x। नेक्स्ट दे रखा है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अगर आप देखते हो तो आपको दो फंक्शन नजर आ रहे होंगे, एक x है और एक cos x है। cos x हमारे पास क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और x हमारे पास क्या हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब हमारे पास दो फंक्शन जो है प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो इतना देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें कौन सा मेथड यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। बताया था आपको कि अगर आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में दे रखे हैं और इंटीग्रेशन आपको करना है तो कौन सा मेथड लगेगा इसके अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको फॉलो करना है। तो एक तरीके से x cos x को आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने सॉल्व करना है। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट वाला वर्ड सभी को याद होगा ही, आइलेट। ठीक है, प्रीफरेंस किसको दी जाती है एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में, ए पहले आया है तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है सेकंड फंक्शन बनेगा। तो ये तो बना हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये बना हमारे पास सेकंड फंक्शन। लगा दो इसके बाद स्टेप, क्या स्टेप है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये था ना हमारे पास आइलेट में वाले मेथड के अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x एज इट इज, cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ x, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये इनटू में आ रहा है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो 1 इनटू sin x कितना बन जाएगा ये sin x विद रिस्पेक्ट टू x, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस में cos x, तो ये हमारे पास बन गया x sin x, एक माइनस पहले बार तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x sin x प्लस में cos x। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसका इंटीग्रल आपको पता लग गया कितना आना है, ये आना है हमारे पास x sin x प्लस में cos x। अब इस पर आपको लिमिट लगानी है क्या 0 to पाई बाई 2।
ठीक है। करो इसको सॉल्व, अपर लिमिट रखो पहले, अपर लिमिट मतलब x की जगह क्या रखोगे पाई बाय 2, x की जगह पाई बाय 2 आपने रखा तो यहाँ पर पाई बाय 2 इनटू में sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो पाई बाय 2 इनटू 1 वापस पाई बाय 2 ही बन जाएगा। प्लस में cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 हमारे पास कितना होता है cos 90 0, तो अपर लिमिट हमारे पास वही पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रखा तो ये 0 इनटू समथिंग 0 आएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। प्लस में यहाँ पर x की जगह 0 रखा तो cos 0 वाला, cos 0 कितना होगा 1, तो इसको हमने सोल्व कर दिया है पाई बाय 2 और ये बना माइनस में 1, तो ओवरऑल जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है सोल्व किया कितना आ रहा है बच्चों पाई बाय 2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये जो हमने फॉलो किया है, अगर हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल 1 to 2, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस में x स्क्वायर, dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखते हो तो डिनोमिनेटर में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक तो आ रहा है x क्या है अपने यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और दूसरा क्या नजर आ रहा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास एक तरीके से क्वाड्रेटिक हो गया, तो लीनियर फैक्टर है एक तो, और दूसरा कैसा है क्वाड्रेटिक, तो ये दोनों चीजें दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड था जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, वही हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। एक है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज x, और दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक, तो इसको अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो सोल्व करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्या स्टेप थे हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल हमें दे रखा है लेट 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना था हमें, इसको कैसे ब्रेक करेंगे a अपॉन x, भाई x तो लीनियर है तो लीनियर के ऊपर तो हम क्या लिखते थे कांस्टेंट, प्लस में दूसरा फैक्टर क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखा जाएगा हमारे पास लीनियर, तो हम क्या लिखेंगे bx प्लस में c, क्लियर है। पहला स्टेप ये होता था हमारे पास। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे जो LHS का डिनोमिनेटर है उससे, तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 बचा ओनली, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, प्लस में यहाँ पर क्या बचा bx प्लस में c, इससे जब मल्टीप्लाई किया x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास ओनली x। अब यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन है a b और c, इनके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। क्या तरीका बताया था आपको कि ये जो फैक्टर यहाँ पर दिए हैं उनकी सॉल्यूशन आपको सबसे पहले पुट करके देख रहे हैं, तो ये जो फैक्टर दे रखा है इसका पहला सॉल्यूशन इस एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि लीनियर अपने आप में, तो x क्या आएगा 0, सबसे पहले हम x को क्या रखते हैं 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो x जब आप 0 करोगे तो LHS में तो 1 ही रहेगा, जैसे आपने x को 0 किया यहाँ पर आप 0 रखोगे, 0 के इंटू में कुछ भी आए 0 ही बनेगा, तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी। यहाँ पर x को जब आपने 0 रखा तो 0 प्लस में 1 1, तो a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। दूसरा फैक्टर अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरा फैक्टर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 अगर आप 0 रखते हो तो x इसमें चला जाएगा बच्चों आपके पास आयोटा में चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा और x चला जाएगा आयोटा के अंदर, मतलब इमेजिनरी में चला जाएगा, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने x इक्वल टू 0 रख लिया तो आप x को कुछ भी रख के देख लो, जैसे x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो सेकंड स्टेप में हम x को क्या रख लेते हैं 1, ये चीज मैंने वहां पर आपको बताई थी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कि x की जो वैल्यू आपको आसान लगे आप वो रख सकते हो, ठीक है। ये फैक्टर सबसे आसान पड़ते हैं, तो लेकिन फैक्टर यहाँ पर सिर्फ एक ही बन रहा था तो हम एक ही रख सकते हैं, बाकी अब हमारी मर्जी है जैसा हमें आसान लगे हम वो रख सकते हैं। तो हम सबसे छोटी से छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, तो 0 रख चुके हैं तो 0 के बाद क्या रखने की
1 रखेंगे तो x की जगह हमने रखा 1, तो ये क्या बन गया LHS में तो 1, यहाँ पर जब x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये बन गया हमारे पास 2a प्लस में x की जगह 1 रखा तो b प्लस में c इंटू में 1, तो प्लस में b प्लस में c। क्लियर है बात। अब a हमारे पास कितना है 1, तो a जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, वो 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस में 2 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई b प्लस c इज इक्वल टू -1। मानते हो इस बात को, b में और c में लीनियर इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम x को क्या रख लेते हैं -1 रख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू -1। जैसे हमने x को -1 रखा तो ये 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर -1 किया तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 1 2, तो ये क्या बन गया फिर से 2a। यहाँ पर जब हमने -1 रखा तो b इंटू -1 माइनस b प्लस में c और a -1 यहाँ पर आएगा तो माइनस b प्लस c की -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा वो प्लस का b और माइनस का c। मानते हैं इस बात को भाई x की जगह -1 यहाँ पे रखा, ये माइनस का b पहले था तो माइनस b और माइनस प्लस b और ये c प्लस का था यहाँ पे माइनस में तो ये माइनस का c हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर एक ही जगह 1 रखते हैं तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 1, यहाँ था a की वैल्यू 1 आई थी ना, तो यहाँ पर एक ही जगह 1 रखा था 2 इंटू 1 2, 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 -1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई b माइनस c इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन चुकी है b में और c में। एक इक्वेशन तो बनी है b प्लस c इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, दूसरी इक्वेशन बनी है b माइनस c इज इक्वल टू -1। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप b के लिए और c के लिए सोल्व कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन सोल्व करने सभी को आती है, तो इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो इन दोनों का क्या करो ऐड कर दो। इनको जब आप ऐड करोगे तो c और c दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b प्लस b 2b -1 -2, तो 2b इज इक्वल टू -2, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा -1 आया। अब b जब -1 आया तो b की वैल्यू आप यहाँ पे -1 रख दो, तो -1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास अब तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a b और c, उन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। a की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है 1, b की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -1 और c की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 0 आई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीरीज थे हमारे पास इसको हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर a की b की और c की वैल्यू मिल गई, तो वो सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो a की वैल्यू आप क्या रखोगे 1, तो ये क्या बनेगा 1/x प्लस में यहाँ पर आप b की वैल्यू कितनी रखोगे -1, तो ये कितना बनेगा -x, c की वैल्यू 0 है तो प्लस में 0 करने का कोई फायदा है नहीं, अपॉन में क्या है x² प्लस में 1। क्लियर है बात, ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, एक तरीके से यहाँ पर माइनस नहीं है, ये प्लस माइनस, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/x माइनस में x अपॉन में x² प्लस में 1 लिख सकते हैं इस बात को। अब हमें इंटीग्रेशन करना था, इसका करना था, ये चीज किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल आई है, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस साइड लिख रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस में x², ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस में इंटीग्रल ऑफ x अपॉन में x² प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, log x होगा। मानते हैं इस बात को, माइनस में यहाँ पर आप कैसे सोल्व करोगे, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव करके देखो आप क्या आएगा 2x आएगा। तो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि x² प्लस 1 को जब आप t रखोगे तो 2x dx आपके पास क्या बन जाएगा dt, तो dt बाई t अगेन log t, और t की जगह में क्या रखा x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा log ऑफ x² प्लस में 1 बनेगा, और बाहर क्या दे रखा है 1/2, तो माइनस में ये आ गया हमारे पास 1/2। समझ आ रही होगी ये बात।
तो इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया है तो हमारे पास ये आया है। अब तक ये क्वेश्चन हमारे पास एक तरीके से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का था, डेफिनेट का इसमें कोई रोल नहीं आया था। अब डेफिनेट का रोल आएगा, क्यों? मतलब हमें लिमिट रखनी है। तो लिमिट अब हमें क्या दे रखी है? लिमिट हमें दे रखी है 1 to 2। क्लियर है? ये लिमिट अब हमें सोल्व करनी है। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं इसकी जगह। अपर लिमिट जब आप रखोगे तो x की जगह क्या रखोगे? 2। तो x की जगह आपने अगर 2 रखा तो ये क्या बना हमारे पास? log 2 माइनस हाफ ऑफ x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 5। तो ये बन गया हाफ ऑफ log 5। ये आई हमारे पास अपर लिमिट। माइनस में लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे? 1। अब x की जगह 1 रखते तो ये क्या बना? log 1। तो ये बना हमारे पास log 1 माइनस में x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो ये बन गया हाफ ऑफ log 2। ये बनेगा हमारे पास। इसका हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? log 2 माइनस में हाफ ऑफ log 5 माइनस में log 1 आप सभी को पता है कितना होता है हमारे पास? log 1 0 होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी खत्म। ये क्या बना? माइनस हाफ log 2। एक माइनस पहले बार है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया हाफ ऑफ log 2। क्लियर है बात? तो ये बना हमारे पास log 2। log 2 का कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया? 1। और ये है हाफ log 2। log 2 क्या है? 1/2। तो इन दोनों में log 2 एक तरीके से कॉमन आ गया हमारे पास। आ गया। यहाँ पे छोड़ दोगे आप तो भी ठीक है। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो बता रहा हूँ मैं। ये हाफ log 2, ये 1 log 2। हाफ और 1 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 log 2। ये तो है ये कितना बचा? माइनस का हाफ log 5। तो ये बन गया माइनस का हाफ log 5। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो क्या होगा? 3/2 log 2 माइनस में हाफ ऑफ log 5। ये होगा हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से फॉलो करना है। मेन कॉन्सेप्ट वही है जो आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में किए थे। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिनमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड यूज किए बिना डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक आपको जो भी मिलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके पास है तो प्लीज आप उन्हें तब तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे।